थाना जीयनपुर के अंतर्गत परिजनों द्वारा एक सूचना दी गई कि जिसमें बताया गया कि एक उनके परिवार के सदस्य हैं दुर्गेश कुमार, उनको 5-6 लोगों द्वारा मारपीट कर और नशीली दवा खिला दी गई है और उनकी हालत बहुत गंभीर है। इस सूचना पर परिजनों द्वारा ही सदर अस्पताल में उसको ले जाया गया। सदर अस्पताल में दौरान इलाज डॉक्टरों द्वारा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी जीयनपुर सदर अस्पताल पहुंचे। बॉडी को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की तहरीर पर 6 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर तो सवाल खड़ा होता ही है। उसके अलावा देश की कानून व्यवस्था और जातिवादी मानसिकता पर भी सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो शोषण है सिर्फ दलितों पर क्यों हो रहा है? क्या दलित समाज कमज़ोर है या फिर दलित समाज ईमानदार है, या फिर ये कहें तो दलित समाज नहीं चाहता है किसी और के ऊपर अत्याचार करना, जबकि दलित के ऊपर लगातार अत्याचार होते हैं। आखिर कब तक दलित इसी तरह से अत्याचार सहता रहेगा, जुर्म सहता रहेगा, शोषण का शिकार होता रहेगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि 100 वर्ष घुट घुट कर जीने से बढ़िया एक दिन शान से ज़िंदगी जीकर मर जाओ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दलित समाज आज भी शोषण का शिकार है और कल भी था, आने वाले समय में भी रहेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सिद्धांत दलितों को बताया, आज दलित उस सिद्धांत से काफ़ी दूर है। जिन लोगों ने संविधान पढ़ा है, जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझा है, वो तो स्वाभिमान से ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो लोग संविधान को नहीं समझ पाए हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को नहीं समझ पाए हैं, वो आज भी गुलाम की जंजीरों में बंधे हुए हैं। आपको बता दें कि कानपुर में 1 महीना पहले लगभग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के छठी के दिन एक दलित किशोरी के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ था, और वो बलात्कार करने वाले कोई सवर्ण नहीं थे बल्कि यादव थे। इस पर भी मैं एक आप लोगों के सामने वीडियो बनाया था। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से आजमगढ़ के फूलपुर में एक लड़की के साथ मारपीट की गई, उसके साथ बर्बरता की गई, उसके बाल को घसीटता हुआ ले जाकर यादवों ने पूरी तरह से मारा, उसके साथ बदतमीज़ी की। इसके बाद एक और दिल दहला देने वाली घटना आजमगढ़ से ही निकल कर आ रही है। दोस्तों, एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में जीयनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक गांव है नौशहरा, और उसी गांव का एक लड़का जिसकी उम्र 27 वर्ष, जिसका नाम दुर्गेश कुमार, जो लोको पायलट था, और वह 2 अगस्त को घर आया था। क्योंकि उसे पेट का एग्ज़ाम देना था, वो सहारनपुर 4 अगस्त को पहुंचा एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद 6 अगस्त को घर आया। उसके बाद 7 तारीख को यानी परसों रविवार को उसे एक ज्ञानेंद्र मिश्रा ने फ़ोन करके कहा कि आओ, हम तुमसे एक समझौता कराना चाहते हैं। दुर्गेश कुमार जैसे ही ये फ़ोन सुना, उसके बाद तुरंत निकल जाता है, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो पता चलता है कि उसके साथ 4-5 लोग खड़े थे। यानी जो ज्ञानेंद्र मिश्रा था उसके साथ 5 लोग खड़े थे, और तुरंत इस पर वार करना शुरू कर देते हैं। उन 5 ने मिलकर दुर्गेश कुमार को इतना बेरहमी से पीटा, और इस तरह से पीटा कि वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। उसके बाद उन लोगों ने दुर्गेश कुमार के मुंह में जहरीली दवा डाली, उसके बाद पानी डाला, जिसके कारण दुर्गेश कुमार के पेट में पूरी तरह से जलन होने लगी। उसके बाद दुर्गेश कुमार ने फ़ोन किया अपने भाई अजीत कुमार को, क्योंकि इसके पास 2 मोबाइल थी। एक मोबाइल तो उन लोगों ने छीन लिया था, दूसरी अंदर जेब के अंदर थी, तो पता नहीं चल पाया उनको। उसी फ़ोन से इसने अजीत कुमार को फ़ोन किया। जैसे ही ये खबर अजीत कुमार को सुनने को मिलती है, दौड़ता हुआ जाता है और देखता है कि उसका भाई पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका है, वो चल नहीं पा रहा था, उसके मुंह में जहरीली दवा दे दी गई थी। तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही पायलट दुर्गेश कुमार दम तोड़ देता है। आपको बता दें कि इस घटना ने इतना भयानक रूप ले लिया कि हज़ारों की भीड़ की संख्या में लगभग सभी गांव वाले और आसपास के जितने भी गांव के लोग थे, वो सभी लोग एकजुट हो गए, और यहाँ तक कि भीम आर्मी की पूरी टीम भी उस दौरान मौजूद रही। और आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में
कितनी बड़ी भीड़ है और कितने लोग आक्रोशित हैं। सभी लोग धरने पर हैं। सभी लोगों की मांगे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। और जिस तरह से उसकी पिटाई हुई है, जिस तरह से उसके साथ ये घटना घटित हुई है, सरकार मुआवजा दे। 1 करोड़ रुपए, घर में एक सरकारी नौकरी और ज़मीन भी मुआवजे पर मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। पूरे गांव वाले एकदम रोड को जाम कर दिए थे। आपको बता दें कि भीम आर्मी की पूरी टीम और सभी ग्रामीणों ने मिलकर आजमगढ़ और गोरखपुर हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया था। उनकी लगातार जो मांगे थी वो बनी रही। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया कि जितने भी SC ST के केस होते हैं उनमें अग्रिम ज़मानत नहीं मिलेगी, यानी अगर दोषी है तो उसे ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। अब सवाल खड़ा ये बनता है कि आज जो ये अपराधी हैं इनके ऊपर लगभग पहले से भी 4-5 केस थे। ऐसा मैं नहीं बल्कि अजीत कुमार ने खुद बयान में ये कहा है। पहले आप अजीत कुमार का वो बयान सुनिए जो पूरी तरह से इस घटना के बारे में उसने जानकारी बताई। मेरा नाम अजीत कुमार है। मृतक जो है मेरा भाई है, उसका नाम जो है दुर्गेश कुमार है, लोको पायलट था। तो क्या घटना कैसे जानकारी मिली? क्या घटना की जानकारी हमें शाम को मिली 5 बजे के करीब। एक कोई जो है कि लड़का उधर जा रहा था तो वही फ़ोन करके हमको बोला कि ऐसा है तुम्हारे भाई को 3-4 लोग वहाँ पे घेर के मार रहे हैं। तो हमने उधर गया देखने के लिए तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसके बाद वहाँ से मैं जब गाड़ी घुमाना शुरू किया तो तब तक उसके बाद मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि भैया मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं इस समय जो है अपने खेत के पास जो है कि कुछ में हूँ, वहाँ पे आइए जल्दी से, मेरा पैर जो है काम नहीं कर रहा है, बहुत लोग मारे हैं। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, घबराइए मत, मैं अभी तुरंत पहुँच रहा हूँ। मैं देखा तो पूरा लथपथ था, जो है कि पैर एकदम सही में काम नहीं कर रहा था एकदम। और वहाँ पे जो है जब उसको मैं उठा करके फिर बाहर लेकर आया तो बताया कि वो जो है कि ज्ञानेंद्र मिश्रा थे, वो जो है कि हमको कोई टैबलेट दे करके कि दवा दिए है कि वो खा लो जो है आराम हो जाएगा। लेकिन हम दवा जबर नहीं खा रहे थे, वो लोग ज़बरदस्ती हमारे मुंह में पानी डाल दिए। वो दवा घुटा गई है और हमारे पेट में बहुत काफ़ी जलन हो रही है। तो मैं वहाँ पे उठा करके तुरंत लेकर के अमीना तिब्बती वहीं पे अजमतगढ़ रोड पे जो है कि हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है कि इनकी पल्स जो है बैटरी जा रही है, जल्दी से लेकर के उस कदर लेकर जाइए। हमने वहाँ के तुरंत अपना जो है निजी वाहन से वहाँ के आते हुए जब वो यहाँ बाईपास पे पहुँचा तब तक जो है कि उसकी बोली बंद हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि बोली बंद हो गई है, यहाँ दानिश को दिखाते। तो दानिश को जब दिखाने गए, दानिश बोले कि नहीं लेकर के सदर जाइए। सदर लेकर आए, सदर वाले डॉक्टर साहब तुरंत पल्स वल्स नापे, इसके बाद कहें अब नहीं है। इस मामले में पुलिस को इस मामले में हमें न्याय चाहिए। आपने मुकदमा दर्ज कराया इस मामले में? हमने मुकदमा दर्ज कराया लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, न उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है अभी तक। कौन लोग थे वो लोग जिन पे आरोप लगा है? वो गणेश था, वो गणेश का लड़का था और ज्ञानेंद्र मिश्रा और उनकी और जो है कि अन्य साथी लोग थे। गणेश के खानदान वाले सब थे। रंजिश वगैरह का मतलब है कि 25 तारीख को, इसके पहले जो है कि फ़ोन का मैटर से जो है कि मेरा भाई को लोग आरोप लगा रहे थे कि फ़ोन किए थे तो उसका भाई पर फ़ोन जा रहा है, उसको मना कर दीजिए। तो मैं कहा कि उस समय जो है कि मेरा भाई जो है लोको पायलट है, उस समय जो है कि 2 दिन पहले वो ड्यूटी पे चला गया था। तो मैं बोला कि भाई वो है नहीं तो कैसे मना करूँगा, चलो फ़ोन से मना कर दूँगा। तो कहें कि नहीं ये नंबर देखो उसी का है ना, तो वो नंबर दिखाए, उसका नंबर भी था नहीं। तो मैं कहा उसका नंबर भी नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरा है। तो ठीक है फिर भी मैं मना कर दूंगा। तो वो लोग जो है कि हमको जो है कि गाली देते हुए उसको जो है कि कहते हुए आए कि जान से मार देंगे, मर्डर कर देंगे, 5 केस चल रही है, 1 केस और चलेगी, देख लेंगे, यही सब कहते हुए जो है। लोको पायलट थे तो कब घर आए थे? लोको पायलट जब वो थे, वो जो है कि ये पेट का 6 तारीख को पेपर था, वो 5 को जो है सुबह में आए थे और शाम को 6 बजे शाम को जो है फिर पेपर देने चले गए। 6 तारीख को उनका पेपर था, 6 के बाद शाम को फिर वो गाड़ी पकड़े, भोर में आए हैं 7 को यही घटना हुई। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से अजीत कुमार ने वो पूरी घटना को बताया जो दुर्गेश कुमार का बड़ा भाई था। आपको बता दें कि उसने साफ तौर से जो नाम लिया है,
गणेश यादव, अजय यादव, श्रवण यादव, शेरू यादव, गोविंद यादव और ज्ञानेंद्र मिश्रा, लगभग यही 6 लोग थे जिन लोगों ने बुरी तरह से उसको पीटा, उसके बाद उसकी हत्या की। और आज वो आरोपी जिन पर जांच हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि पूरा वीडियो वायरल है। वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि किस तरह से उसकी पिटाई की जा रही है। इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद भी आखिर प्रशासन क्यों जांच पर जाती है? आखिर प्रशासन क्यों केस को तोड़ने और मरोड़ने के चक्कर में पड़ जाती है? क्योंकि अजीत कुमार ने ये बात कही है कि उस पर 5 मुकदमे दर्ज थे पहले से ही। वो बोल रहा था कि हम 5 केस लड़े हैं, एक और लड़ लेंगे, लेकिन तुम्हारे भाई को हम जान से मारेंगे। जैसा कि अजीत कुमार ने यह भी बताया कि दुर्गेश कुमार जो उसका भाई था, जिसकी मौत हो चुकी है, जो एक लड़की से, जो गणेश यादव की लड़की थी, उस लड़की से 2-3 सालों से बात करता था, सिर्फ बात करता था, क्योंकि वो पायलट की नौकरी भी करता था। 2021 से इसको नौकरी लगी थी और वो चंडीगढ़ में तैनात था। वहाँ से आया था पेट का एग्ज़ाम देने के लिए, तभी इसका फ़ायदा इन यादवों ने उठाया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो कभी ये देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बताया कि कानपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ 4 यादवों ने मिलकर दरिंदगी की थी, लेकिन यही अगर दलित समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसने बलात्कार नहीं किया था, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया था, वो भी बात कर रही थी, ये भी बात कर रहा था, दोनों के अंदर दोस्ती थी, प्रेम था, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों की मर्जी थी। लड़की भी बात कर रही थी, वो दुर्गेश कुमार भी बात कर रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जब तक अंतर्जातीय विवाह नहीं होंगे तब तक सामाजिक जो भेदभाव हैं दूर नहीं होंगे, जातिवाद वैसे के वैसे ही बना रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद एक पंडित की लड़की से शादी की थी। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से जातिवादी मानसिकता है, जब यौन शोषण करना होता है, जो भी हो, चाहे यादव समाज के हों, चाहे सवर समाज के हों, तो तब दलित नज़र नहीं आता है। किसी के साथ कुछ भी कर लो, छुआछूत नहीं है। लेकिन जब अपने पर आती है तो छुआछूत हो जाता है। तुम दूसरों की बहन के साथ इस तरह से हरकतें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तब तुम्हारे संस्कार नहीं झलकते हैं। लेकिन जब तुम्हारी बहन के ऊपर आती है तो संस्कार झलकने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है साथियों। और जो पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी है, आज वो इस बात पर बिल्कुल नहीं बोलेगी, क्योंकि बात जाति की है, बात अपने समाज की है। अब आप सोच सकते हैं कि अभी सपा की सरकार नहीं है, अभी बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी सरकार ने अच्छी तरीके से उंगली कर रखा है यादवों का। लेकिन इसके बावजूद भी यादव हैं कि जो बाज नहीं आ रहे हैं। हम हमेशा 85 की बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि ये अपने लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं, ये हमारे बहुजन समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन ये सोच सिर्फ हमारी होती है, उनके अंदर ये सोच नहीं होती है। उनको तो भैया बस इतना ही है कि हमें ठाकुरों का मुकाबला करना है, दलितों के साथ भेदभाव करना है, दलितों के साथ शोषण करना है। ये बहुत बड़ा अपराध है, और ये अपराध कब तक चलेगा ये भी बड़ा विषय है। मैं तमाम जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जितने बहुजन समाज के नेता लोग हैं, उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि क्या इसी तरह का जो भेदभाव आप लोग बना कर रखे हैं, क्योंकि नेताओं का ही काम है जातिवाद को फैलाना, और ये जातिवादी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी है। ज़रा सोचिए कि ये कितनी बड़ी घटना है। लगातार धमकियाँ दी जा रही थी कि हम तुम्हारे भाई को मार देंगे, जान से मार देंगे, उसको समझा दो, ऐसे कर दो। और इस बार जो है उन लोगों ने ये मौका भी नहीं दिया, इतनी बेरहमी तरीके से पीटा है, और पीटने के बाद उसकी किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ये SC/ST एक्ट को लेकर जो फैसला ली है, क्या उस फैसले पर ये कानून व्यवस्था अमल हो पाएगी? क्या योगी सरकार जो ये कहते हैं कि गुंडा राज को ख़त्म करेंगे, उस सरकार फिर से दोबारा अपने वादों पर खरे उतरती है? उम्मीद बहुत कम है। लेकिन सोचिए कि एक की जान जा रही है और दूसरे ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं। कैसा इंसाफ, कैसी कानून व्यवस्था, और कैसे हम सुरक्षित रह पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।
जहाँ तक कि विदेशों की बात है तो मौत के बदले मौत, यानी अगर किसी भी प्रकार का कोई हत्या करता है, बलात्कार करता है, तो सीधे उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन वही भारत में 2, 4, 10 हज़ार रुपये फेंको थाने में, बलात्कार कर दो, मर्डर कर दो, कुछ भी कर दो, उसके बाद बिंदास घूमते रहो। क्योंकि ये जो धमकी है अजीत कुमार को पहले मिल चुकी थी कि 5 केस झेले हैं, एक और केस झेल लेंगे, लेकिन तुम्हारे भाई को हम जान से मारेंगे। अब सवाल ये बनता है साथियों कि ऐसा ही माहौल बना रहेगा भारत में तो कौन सुरक्षित रह पाएगा? अगर इस तरह की घटनाओं का अंजाम दलित समाज के लोग देने लगे तो फिर क्या होगा? लेकिन दलित समाज है जो ये नहीं कर सकता है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान बुद्ध के विचारों को मानता है, अहिंसा का जो मूल मंत्र है उसको लेकर चलता है, जियो और जीने दो, ये जो मूल मंत्र है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम हमेशा संगठित करने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ हम करते हैं, ये वो लोग नहीं करते हैं। और ये दुर्भाग्य के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हम ऐसे गुलाम भारत में, ऐसे जातिवादी मानसिकता वाले भारत में रह रहे हैं जहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि किसके साथ क्या हो जाएगा। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जान से मार भी दे रहे हैं। कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है, सरकार का बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पैसों का घमंड है कि पैसे देंगे छुट जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शर्म आती है ऐसे ऐसे जो वर्दीधारी लोग हैं, जिनको सरकार तनख्वाह देती है, जिनको नौकरी मिली है, तुम जाओ जनता की रक्षा करो, जनता की सेवा करो, लेकिन ये चंद रुपए में अपना ईमान बेच देते हैं। दुर्भाग्य है और धिक्कार है ऐसी वर्दी पर जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। गुंडा सरेआम घूमते हैं और उनकी सलामी ठोकते हैं ये पुलिस वाले। सोचिए कि कैसी व्यवस्था है। और मैं तो मानता हूँ भाई, अगर आप पत्रकार हैं तो आप सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहें। आप झूठ को सच कहते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। इन नेताओं का मनोबल क्यों बढ़ता है? क्योंकि गोदी मीडिया इनके साथ खड़ी होती है, भ्रष्ट कानून व्यवस्था उनके साथ खड़ी होती है, और यही वजह है कि अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि बीजेपी सरकार में देखा जाए तो 75% ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर केस मुकदमे हैं, जो खुद एक शोषण करने वाले हैं, लेकिन उनको भी टिकट मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसे लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो फिर देश का भविष्य क्या होगा? देश का विकास कैसे होगा? देश से अपराध कैसे ख़त्म होंगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना कैसे पूरा होगा? आज हिंसा में पूरा भारत जी रहा है, एक दूसरे के प्रति द्वेष से जी रहा है, और यहाँ तक कि मानवता शर्मसार हो चुकी है कि लोग एक दूसरे का मर्डर करते वक्त भी उनके अंदर किसी भी प्रकार की दया नहीं आ रही है। यानी जिस तरह से मुर्गे मछलियाँ को काट काट कर खा रहे हैं, उसी तरह से मनुष्य को भी काटना शुरू कर दिया है एक मनुष्य ने। आने वाले समय में मुझे उम्मीद ऐसा ही लग रहा है, अगर सरकार अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पाई तो आने वाले समय में एक मनुष्य को ऐसे ही काटता जाएगा, और अंत में वो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। राजतंत्र आ जाएगा तो फिर वही जो पहले हुआ करता था, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो दोस्तों, ऐसी गंभीर समस्याएं, काफ़ी हृदय विदारक घटनाएं रोज़ सुन सुनकर कहीं ना कहीं हम भी थक चुके हैं। लेकिन गुजारिश है साथियों आप लोगों से कि इन घटनाओं को आप अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें। ऐसे ऐसे खबरों को आप सिर्फ इंटरटेनमेंट मत समझें, आप इन खबरों को दिल पर लें। और ज़रा सोचिए कि आपके घर में किसी की जान चली जाए, आपकी बहन की इज्जत लूट जाए, तो आप पर क्या गुजरेगी। जिस दिन आप ये सोच लेंगे, उस दिन शायद हमारे देश का विकास संभव हो पाएगा, हमारा देश एक सुंदर देश बन सकेगा। क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम अपने भाई को भाई समझते हैं, दूसरों के भाई को भाई नहीं समझते हैं। हम अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरों की बहन को बहन नहीं समझते हैं, और इसलिए हम किसी के साथ शोषण करते हैं। जिस दिन उसकी बहन हमारी बहन नज़र आएगी तो शायद उस दिन से अपराध ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपने संस्कार में बदलाव लाइए। हम सभी भारतीय हैं, हम सभी एक लोग हैं,
हम सभी आपस में भाई हैं। भाईचारा बना कर रखिए, एक दूसरे के प्रति हिंसा मत लाइए, एक दूसरे के प्रति जलन मत लाइए, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना कर रखिए। आप लोग मिलजुल कर रहेंगे तो शायद हमारा देश आगे बढ़ सकता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को मेरी सुझाव कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।